बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अल्लाह पाक के फज़ल व करम से बिल्कुल ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम फिजिक्स 9 चैप्टर 3 डायनामिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। उससे पहले चैप्टर 2 हमने पढ़ा है काइनेमैटिक्स। अगर हम काइनेमैटिक्स को देखें तो वो हमारे पास मैकेनिक्स की ब्रांच है और मैकेनिक्स खुद फिजिक्स की ब्रांच है। मतलब ये हुआ कि फिजिक्स की ब्रांच मैकेनिक्स है और मैकेनिक्स की आगे दो ब्रांचेस हैं, तो काइनेमैटिक्स और डायनामिक्स। तो हम कह सकते हैं कि डायनामिक्स और काइनेमैटिक्स जो है ये सब ब्रांच ऑफ फिजिक्स है, फिजिक्स की सब ब्रांचेस हैं। काइनेमैटिक्स हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन के बारे में ही बताती थी। हाँ, अलबत्ता उसकी जो मोशन करने की वजह है, उसकी कॉज के बारे में हमें वो इंफॉर्मेशन नहीं देती थी। तो इसके बरक्स अगर मैं देखूं डायनामिक्स को, तो ये भी मैकेनिक्स ही की ब्रांच है। ये किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन के साथ साथ उसकी मोशन करने की वजह को भी बताती है। जैसे कि उसकी मोशन करने की वजह उसकी कॉज को बताती है। फर्ज करें अगर मैं बाजार को चीज देने गया हूं तो कोई खास वजह है तो मैं जा रहा हूं, तो ये मैं उस खास वजह के लिए जा रहा हूं, तो ये हमारे पास एक डायनामिक्स होगी। और अगर मैं वैसे ही जा रहा हूं, कोई वजह नहीं है, तो वो हमारे पास काइनेमैटिक्स होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास जो डायनामिक्स है, द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन के बारे में डील करती है और फिर उसके साथ साथ उसकी कॉज को भी डिस्कस करती है कि आखिर क्या वजह थी कि इस ऑब्जेक्ट ने हमारे पास मोशन की है। अब इसके बाद हमारे पास जो मोस्ट इंपोर्टेंट डिफाइन आती है फोर्स। फोर्स जो है हमारे पास फिजिक्स में इसका हर जगह पे इसका अमल दखल रहा है और रहेगा भी। तो फोर्स के बारे में हम सीखते हैं। अगर फोर्स को मैं आसान जुबान में कहूं, आसान भाषा में कहूं, तो फोर्स जो है, अगर हम किसी चीज को धक्का लगा रहे हैं या हम उसको अपनी तरफ खींचते हैं, तो दरअसल हम उसको फोर्स लगा रहे होते हैं। हम साइंस में उसको फोर्स कहेंगे। अगर हम देखें तो जो फोर्स कर क्या क्या कुछ कर सकती है, फोर्स क्या चीज है हमारे पास। अब अगर मैं इस दीवार को मैं लगाऊं धक्का, दीवार को मैं मूव तो नहीं करवा सकता, ये धक्का लगाना ही मेरा जो है ये फोर्स है। तो इसको मैं मूव तो नहीं करवा सकता, अलबत्ता मैं इसको मूव करवाने की कोशिश जरूर कर रहा हूं। तो उसके बाद कि अगर कोई चीज फर्ज करें आगे से एक बाईसाइकिल आ रही है, उसको मैंने रोकने की कोशिश करनी है, फुल जोर लगाना है, मैंने फोर्स लगानी है, किसी जोर को मैं फोर्स ही करूंगा, फोर्स लगानी है मैंने। तो अब या तो मैं उसको रोक पाऊंगा, अगर ना भी मैं रोक पाया, मैं रोकने की कोशिश तो कर रहा हूं। इसका मतलब है जो फोर्स लगाई है वो फोर्स दो काम करेगी, या तो उस ऑब्जेक्ट को रोक देगी उस बाईसाइकिल को, या फिर उसको रोकने की कोशिश करेगी। इसका मतलब ये हुआ कि फोर्स किसी चीज को मूव करवाती है। जैसे मैंने दीवार को धक्का लगाया लेकिन मूव नहीं हुई, इसका मतलब कि मैंने कोशिश तो की है, या तो उसको मूव करवाती है या करवाने की कोशिश करती है। मूव कैसे करवाती है, फर्ज करें मैं चेयर को धक्का लगाता हूं तो मूव करती है, तो मैंने फोर्स लगाई तो उसने मूव करना शुरू किया। जैसे ही फोर्स, इसका मतलब ये हुआ कि अगर फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स लगाएं, या तो ऑब्जेक्ट मूव करेगा, और अगर हमारे पास फोर्स थोड़ी हुई हमारे पास तो वो मूव नहीं करेगा। ये हमने सीखा कि फोर्स हमारे पास किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करवाती है या फिर करवाने की कोशिश करती है। और जैसे हमने बाईसाइकिल की एग्जांपल से सीखा कि किसी भी ऑब्जेक्ट को रोकती है या रोकने की कोशिश करती है। इसका मतलब ये हुआ कि उसको स्टॉप करती है या स्टॉप करने की कोशिश करती है। इसके अलावा फोर्स क्या कुछ कर सकती है। अब देखिए, फर्ज करें मैंने यहाँ से मैंने किसी को बॉल करवाई है, जैसे मैंने बॉल करवाई है, मैंने बॉल को फोर्स लगाई है, वो यहाँ से उस डायरेक्शन में गई है, वो मगरब की डायरेक्शन में गई है, और उस बंदे ने वहां सिक्स लगाया है, उसने लेफ्ट साइड पे उसने सिक्स लगाया है। तो मैंने फोर्स लगाई बॉल पे, उसको मैंने उस डायरेक्शन में फेंका, और उस बंदे ने जब सिक्स लगाया तो उसने उसकी डायरेक्शन उसकी चेंज कर दी। इसका मतलब ये हुआ कि फोर्स जो है हमारे पास किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन की डायरेक्शन को भी चेंज कर सकती है। तो क्या सीखा हमने कि फोर्स जो है किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करवाती है या फिर मूव करवाने की कोशिश करती है। लिखा मैंने कि द फोर्स मूव्स और टेंड टू मूव, स्टॉप रोकती है या फिर रोकने की कोशिश करती है। स्टॉप और टेंड टू स्टॉप द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को रोकने की कोशिश करती है या फिर उसको रोक देती है। उसके बाद क्या है कि द फोर्स कैन आल्सो चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स जो है किसी भी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन ऑफ मोशन को भी चेंज कर सकती है, मतलब कि उसकी सब को भी चेंज कर सकती है, उसकी दिशा को भी चेंज कर सकती है। अब हमारे पास नेक्स्ट एक आती है डिफाइन इनर्शिया।
अब इनर्शिया के बाद का भी बहुत मदद रहेगा आपकी फिजिक्स में। अभी आप 9th फिजिक्स को पढ़ रहे हैं, जैसे आप इसको मजीद आप फिजिक्स को रीड करेंगे तो ये हमारे पास जो टर्म है आपके सामने कई दफा आएगी। अब अगर मैं इसको देखूं तो जो हमारे पास होता है ये जो इनर्शिया है किसी भी ऑब्जेक्ट का, ये ढीठपन होता है कि वो कितना ढीठ है ऑब्जेक्ट। अब एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था गैलीलियो। उसका नाम था गैलीलियो। गैलीलियो ने कहा था कि कोई भी ऑब्जेक्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट लाइट है, हल्का है, उसको मूव करवाना एक भारी ऑब्जेक्ट के मुकाबले में आसान होगा। जो हल्का ऑब्जेक्ट है उसको मूव करवाना भारी ऑब्जेक्ट के मुकाबले में आसान होगा। तो फिर न्यूटन आया, तो उसने कहा भाई जो हमारे पास न्यूटन ने कहा कि जो हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है वो रेजिस्ट करता है अपनी पोजीशन को चेंज करने में, अपनी स्टेट को चेंज करने में। कैसे? अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट की हालत में है तो वो मोशन में आने को रोकेगा, अपोज करेगा। अगर मोशन में है तो वो रेस्ट में आने में को अपोज करेगा। और ऑब्जेक्ट की उसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं? इनर्शिया। तो इनर्शिया जैसे मैंने कहा कि ये ढीठपन है। फर्स्ट करें मैं किसी ऑब्जेक्ट को मूव करवाने की कोशिश करूंगा तो इनर्शिया उस ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी होगी जो कि उसको कहेगा भी आपने मूव नहीं करना, उसको रेस्ट में रखेगी। और अगर मैं किसी को वो चीज मूव कर रही है और उसको मैं रेस्ट में रखने की कोशिश करूंगा तो इनर्शिया ये बॉडी की वो प्रॉपर्टी होगी जो कि उसको रेस्ट में नहीं आने देगी, उसको बल्कि कॉन्टिन्यूसली मूव करवाने की कोशिश करेगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की मोशन कर रहा है उसको मैंने रोकना है तो ये जो उसको मैं रोकूंगा, अगर तो वो हैवी ऑब्जेक्ट हो तो उसको रोकना मुश्किल होगा, अगर वो लाइट हुआ तो रोकना हमारे पास आसान हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जिसका मैस ज्यादा होगा वो हमारे पास बड़ी मुश्किल से रुकेगा। तो हमने यहाँ पे क्या सीखा कि जो इनर्शिया है वो किस पे डिपेंड करती है? मैस, मैस ऑफ ऑब्जेक्ट। और ये एमसीक्यू पेपर में अक्सर आता है कि इनर्शिया किस पे डिपेंड करती है? मैस ऑफ ऑब्जेक्ट। अब हमें इसको प्रॉपर डिफाइन करते हैं कि इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी, इट इज द property of the body due to which it resist। ये resist करेगा, ये जो ऑब्जेक्ट है हमारे पास resist करेगा। किसको करेगा? resist the state of rest or uniform motion। inertia क्या है? ये the property of the body due to which it resists the state of, due to resist any change, resist any change in the state of, due to any change in the state of rest or uniform motion। अब रेस्ट क्या है और यूनिफॉर्म मोशन क्या है? जैसे कि हमने चैप्टर 7 में पढ़ा कि कोई ऑब्जेक्ट अपने गिरदोनवार के लिहाज से, अपने सराउंडिंग के लिहाज से अपनी पोजीशन चेंज ना करे। जैसे मेरे पास ये बोर्ड मार्कर है, ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा तो ये हमारे पास रेस्ट में है। और मोशन, और कोई ऑब्जेक्ट अपनी जो पोजीशन है उसको चेंज करता रहे अपने इर्द गिर्द के लिहाज से, अपने सराउंडिंग के लिहाज से, तो वो हमारे पास मोशन में होता है। और यूनिफॉर्म मोशन वो होती है जो कि खास ही स्पीड से, खास वेलोसिटी के साथ, फर्स्ट करें 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा है तो उसकी यूनिफॉर्म मोशन होगी। उसके बाद हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म आती है, हमारे पास है मोमेंटम। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है मोमेंटम। इसका भी हमारे पास काफी अमल तक रहा है, जिसमें रहेगा कि मोमेंटम। अच्छा, अगर हम मोमेंटम के बारे में देखें, इसमें डिफाइन लिखूं तो मोमेंटम इज द momentum
स्टूडेंट्स उसके बाद हमारे पास आती है डिफाइन आती है मोमेंटम। मोमेंटम को हम समझते हैं कि जैसे इसकी डिफाइन लिखी है, पहले इसको पढ़ते हैं कि मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज क्वांटिटी ऑफ मोशन इट पोजेस ड्यू टू इट्स मास एंड वेलोसिटी। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो मोमेंटम को इसको समझते हैं, इसकी जो डिफाइन लिखी है ये क्या चीज है। अब हमारे पास जो मैथमेटिकली हम इसको देखें तो जो हमारे पास मोमेंटम की जो मैथमेटिकल फॉर्म है, p से हम इसको डिनोट करते हैं mp। अगर आपसे कोई पूछे तो मोमेंटम को किससे डिनोट करते हैं, p से m और v। जैसे मैंने कहा कि इसकी क्वांटिटी ऑफ मोशन होती है किसकी वजह से, मास और वेलोसिटी की वजह से। हम इसको कह सकते हैं कि मोमेंटम जो है मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है, हमारे पास है, या हासिल या प्रोडक्ट हमारे पास है। अब मोमेंटम एक्चुअली है क्या चीज, फिजिकल मीनिंग ऑफ मोमेंटम। अब इसको जब हम इसकी एग्जांपल से इसको समझेंगे तो आपको इसकी अच्छे से समझ आपको आएगी डिफाइन। अब मोमेंटम जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमारे पास एक तो मास के है और दूसरा हमारे पास वेलोसिटी के है। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम मास ज्यादा हुआ तो उसका मोमेंटम ज्यादा होगा, या फिर उसकी वेलोसिटी ज्यादा हो तो उसका मोमेंटम ज्यादा होगा। और जिस ऑब्जेक्ट का मास कम हुआ उसका मोमेंटम कम होगा, या फिर जिसकी वेलोसिटी कम हुई उसका मोमेंटम भी हमारे पास कम होगा। अब फर्क करिए, हमारे पास एक ट्रक है और एक कार है। ट्रक का चूंकि मास ज्यादा है तो उसका मोमेंटम ज्यादा होना चाहिए, और जो कार है उसका मास कम है बनिस्बत ट्रक के, तो उसका मोमेंटम हमारे पास कम होना चाहिए। अब मोमेंटम को हम मजीद इसलिए कैसे समझते हैं कि फर्क करें, अब जैसे ही ट्रक चलेगा तो चूंकि उसका मास ज्यादा है और उसको एक वेलोसिटी उसकी आहिस्ता आहिस्ता उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, तो मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है उसके बाद हमारे पास मोमेंटम बनेगा। तो उसको मोमेंटम अटेन करने में कुछ टाइम लगेगा, क्योंकि उसकी क्वांटिटी ऑफ मोशन है कि किस तरह से अपने मोमेंटम को ज्यादा करेगा। और उसके बरक्स अगर हम कार को चलाएं तो कार तो जल्दी हम स्पीड अप हो जाएगी मोमेंटम को, क्योंकि उसका मास कम है लेकिन उसकी वेलोसिटी बहुत जल्दी उसकी बढ़ जाएगी, तो हमारे पास वो जल्द ही मोमेंटम अटेन कर लेगी। इसका मतलब ये हुआ कि जिसका मास ऑब्जेक्ट का ज्यादा है वो मोमेंटम अटेन भी लेट करेगा और लूज भी लेट करेगा, और जिसका मास कम है वो मोमेंटम अटेन जल्दी कर लेगा और लूज भी जल्दी कर लेगा। जैसे ही हम अगर ट्रक को ब्रेक अप्लाई करें तो ट्रक कुछ दूर जाके हमारे पास ट्रक जो है वो रुकेगा, और उसके बरक्स अगर हम कार को करें तो वो फौरन हमारे पास रुक जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो मोमेंटम है किसी ऑब्जेक्ट की जो क्वांटिटी ऑफ मोशन है किस वजह से है, उसके मास और वेलोसिटी की वजह से। जैसे हमने अभी कार और ट्रक की एग्जांपल में देखा कि ट्रक का चूंकि मास ज्यादा है तो इसलिए उसको मोमेंटम अटेन करने में भी उसको दुश्वारी पैदा होगी, कुछ देर से वो अटेन करेगा। और लूज करने में भी जब हम ब्रेक लगाएंगे तो मोमेंटम को लूज करने में भी कुछ टाइम लेगा, और वेलोसिटी भी उसकी जो ट्रक की है वो इतनी जल्दी हमारे पास स्पीड अप वो ट्रक नहीं होगा, उसकी वेलोसिटी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगी। और उसके बरक्स जो कार है या कोई उसकी जो लाइट ऑब्जेक्ट है, कोई बाइसाइकिल ले लें, साइकिल ले लें, तो वो हमारे पास जल्दी मोमेंटम अटेन कर देंगे। अब अगर हम मोमेंटम के एसआई यूनिट के बारे में देखें तो ये हमारे पास क्या होता है, तो पेपर में अक्सर ये पूछा जाता है कि मोमेंटम का एसआई यूनिट क्या है, और ये दो तरीके से पूछा जाता है। अगर मैं इसका यूनिट निकालूं तो हमारे पास P = mv है, और m को मैं देखूं तो ये हमारे पास मास है और v हमारे पास वेलोसिटी है। तो मास का यूनिट हमारे पास होता है किलोग्राम और वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकंड। तो ये हमारे पास मोमेंटम का एसआई यूनिट आ गया। अब इसका एक एमसीक्यू पेपर में आता है जिसमें हमारे पास ये ऑप्शन नहीं होता। अब क्या है कि फर्स्ट करें मैं किसी को किलोग्राम मीटर पर सेकंड को सेकंड से मल्टीप्लाई कर दूं और सेकंड से डिवाइड कर दूं, तो हमारे पास ये बन जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड, और ये सेकंड जो ऊपर आके ये भी पर सेकंड बन जाएगा, तो ये भी पर सेकंड, और साथ में फिर ये हमारे पास सेकंड आ गया। अगर मैं गौर से देखूं तो हमारे पास जो है किलोग्राम मीटर है। अब ये बेसिस सेम है तो पावर हमारे पास ऐड होगी, और जब भी हमारे पास सेम साइन होंगे तो हमेशा पावर वो वैल्यू ऐड होती हैं, और साइन जो सा लगा हो वो लग जाएगा। अब जैसे सेकंड 1/1 सेकंड का स्क्वायर बनेगा लेकिन साइन कौन सा है, नेगेटिव, और साथ में हमारे पास ये एक s आ गया।
और अब अगर मैं इसको देखूं गौर से, तो ये जो हमारे पास चीज है, ये सारी की सारी हमारे पास इक्वल होती है न्यूटन के, F इक्वल टू एम एस। ये हमारे पास है न्यूटन के, और साथ में ये सेकंड बचा, तो न्यूटन सेकंड भी इसका एक और यूनिट बन गया। तो सो मैं इसको देखें कि ये हमारे पास एक यूनिट था किलोग्राम मीटर पर सेकंड, तो ये इसका यूनिट था हमारे पास बेस यूनिट, और इससे मैंने डिराइव किया है न्यूटन सेकंड, तो ये हमारे पास एक डिराइव्ड यूनिट हो जाएगा। तो हमारे पास अगर आपसे कोई पूछ ले कि मोमेंटम का बेस यूनिट कौन सा है, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड है, और अगर इसका देखें कि डिराइव्ड यूनिट कौन सा है, तो न्यूटन सेकंड है। तो ये हमारे पास जो पेपर में एमसीक्यू आता है वो न्यूटन सेकंड वाला हमारे पास ऑप्शन करेक्ट होगा। और कुछ बच्चे क्या करते हैं कि वहां पे ऑप्शन है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो वो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को ऑप्शन को लगा देते हैं, हालांकि वो हमारे पास एक एक्सेलरेशन का यूनिट होता है। वो इसी को उठा के जो सॉरी एक्सेलरेशन कह दिया मैंने, हमारे पास होता है ये फोर्स का किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो कि न्यूटन के बराबर होता है, तो वो उसी को लगा देते हैं और वो समझते हैं कि मैंने सही लगाया, उसका ये एमसीक्यू हुआ गलत होता है। अब उसके बाद हम देखते हैं कि ये हमारे पास कौन सी क्वांटिटी है, ये हमारे पास आया कि स्केलर है या वेक्टर है। तो मोमेंटम हमारे पास चूंकि इसमें हमारे पास आपको पता है कि वेलोसिटी है, वेलोसिटी एक हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है, तो मोमेंटम भी हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी ही होगी। मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। तो मोमेंटम हमारे पास कौन सी क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। अब मोमेंटम में हमारे पास दो एमसीक्यूज हैं पेपर में, एक पूछता है कि कौन सी क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी है, उसके बाद इसका यूनिट, ये बेस यूनिट है और ये इसका डिराइव्ड यूनिट। आई होप कि आप सबको मेरा लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। हम देखते हैं कि आज हमने क्या कुछ पढ़ा है। सबसे पहले तो हमने डायनामिक्स चैप्टर का नाम है, हमने इसको डिस्कस किया कि डायनामिक्स हमारे पास मैकेनिक्स की वो ब्रांच होती है जिसमें हम किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को डिस्कस करते हैं, और मोशन क्यों हो रही है हम उसकी कॉज को डिस्कस करते हैं। उसके बाद हमने देखा कि जो हमारे पास है फोर्स, फोर्स क्या कुछ कर सकती है, किसी ऑब्जेक्ट को मूव करवाती है या फिर मूव कराने की कोशिश करती है, और या फिर उसकी मोशन को रोकती है और या फिर रोकने की कोशिश करती है। उसके अलावा फोर्स जो है उसकी डायरेक्शन को भी चेंज कर सकती है। फिर हमने इनर्शिया पढ़ा कि बॉडी का ड्रीटपन, कोई बॉडी कितनी अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट को या यूनिफॉर्म मोशन को रिजिस्ट करेगी, जिसका बॉडी का जितना मास ज्यादा होगा उसका इनर्शिया उतना ही ज्यादा होगा। फिर हमने मोमेंटम के बारे में देखा कि ये हमारे पास क्वांटिटी ऑफ मोशन होती है उसके ऑब्जेक्ट की, किसी भी ऑब्जेक्ट की उसके मास और वेलोसिटी की वजह से। फिर हमने इसको फार्मूले को देखा, इससे हमने एसआई यूनिट ड्राइव किया है, और इस एसआई यूनिट को, ये हमारे पास किलोग्राम मीटर पर सेकंड ये बेस यूनिट था। इससे फिर हमने आपके सामने ये यूनिट ड्राइव किया है न्यूटन सेकंड, ये भी इसका एक और यूनिट है, इसको हम ड्राइव यूनिट कहेंगे। और चूंकि मोमेंटम हमारे पास मोमेंटम में मास और वेलोसिटी है, वेलोसिटी एक हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है, तो मोमेंटम भी हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी ही हुआ।